नमस्कार फ्रेंड्स, मैं नीतीश कुमार जीएस मैजिक के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? आप लोग बताते ही नहीं हैं, तो प्लीज़ आप लोग बताते रहेंगे और कमेंट के माध्यम से कुछ ना कुछ बताते रहेंगे ताकि हमें भी अच्छा लगता है। और एक बात और आपको जो सबसे ज़रूरी बात जो आप लोग से शेयर करना चाहेंगे, हम बार बार एक बात को बोलते हैं, एज ए सीनियर समझें, एज ए टीचर समझें, जो भी आप समझें। दैट मीन्स कहने का ये मतलब है कि हमेशा कि 2 अक्षर या फिर कह सकते हैं कुछ क्लासेस आप पढ़ लेने से आप विद्वान नहीं बन जाते हैं, आप एजुकेटेड नहीं कहलाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो ये आपको ये है कि कितना भी विषम परिस्थिति आ जाए, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको अपने लक्ष्य के प्रति डिवोटेड रहना है। और आप जानते हैं, ये हम नहीं कहते हैं, हमारा इतिहास कहता है कि सही का परिणाम सही होता है, गलत का परिणाम गलत होता है। इसीलिए बार बार हम आप लोग से कहते हैं, अगर घर में भी आपके मम्मी या पापा क्यों ना हो, अगर वो गलत करे तो कहिए आप गलत कर रहे हो। आपको मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, क्योंकि आप अगर नहीं करोगे, इग्नोर करोगे, तो वो गलत का बढ़ावा देना हो गया। और आप देख सकते हैं कि हमारे समाज में कैसी कैसी घटनाएं, ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे आपको ज़रूरत है सीख लेने की और आगे बढ़ने की। तो आप लोग युवा हैं, आप लोग नहीं समझेंगे, आप लोग आगे देश का भविष्य बनेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो आई होप आप समझदार हैं, इन चीज़ों को समझेंगे। और कभी भी आपको जब विषम परिस्थिति आए आपकी लाइफ में, हिम्मत नहीं हारना है। अगर आप दिन होता है तो रात होगा, रात हुआ है तो दिन होगा। ये आप होता है ना, सुख दुख एक साथी है, सुख दुख एक साथी है। अभी आपकी लाइफ में सुख है तो आपको दुख भी आएगा, और दुख है तो सुख भी आपको होगा। इसलिए इन सब चीज़ों से बिल्कुल आपको डरना नहीं है, खुद को टूटने नहीं देना है, खुद को डटे रहना है, लगे रहना है। ठीक है, तो आई होप आप हमारे स्टूडेंट हैं तो काफ़ी समझदार हैं, समझ सकते हैं। और हम आपसे आप लोगों से काफ़ी सारी उम्मीदें हैं, अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। आइए आज हम आपको कुछ टॉपिक साइंस में लेकर चलते हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो उस पर हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा होगा कि कई बार आपसे क्वेश्चन आएंगे परावर्तन जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन बोलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करेंगे अपवर्तन, यहाँ से तो और भी ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं देखने को कि अपवर्तन बोले तो रिफ्रैक्शन ये था, रिफ्लेक्शन यह है रिफ्रैक्शन। फिर आगे बात करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो मैंने TIL करके लिखा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रकीर्णन के बारे में कि प्रकीर्णन से भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिसको स्कैटरिंग बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट बात करेंगे वर्ण विक्षेपण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्पर्सन। तो यहाँ से ढेर सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, और भी ढेर सारा क्वेश्चन मैंने लिखा है, बारी बारी से हम इस चीज़ को समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो हम बताना चाहेंगे ये प्रकीर्णन, कि प्रकीर्णन क्या है, प्रकीर्णन से कहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है, इसको समझ लीजिए। आप अगर बात करेंगे प्रकीर्णन के संदर्भ में, तो प्रकीर्णन से आपसे क्वेश्चन आता है, डेफिनेशन आपको किसी का याद नहीं करना है, बिल्कुल मतलब इग्नोर करना है डेफिनेशन को, आपको एग्जांपल समझ लेना है, एग्जामिनेशन में बिल्कुल आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ऐसे प्रकीर्णन की बात करता है तो आपको पता होगा कि हमारे वायुमंडल में बहुत सारे धूल कणे हैं। तो उस पर हमारा जो लाइट जब पड़ता है तो क्या होता है, लाइट विक्षोभ करता है, रिफ्रैक्ट करता है, इसी को बोलते हैं प्रकीर्णन। अब बात करेंगे इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा कि समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है किसके कारण, समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है किसके कारण, तो आप बोलेंगे प्रकीर्णन के कारण, दैट मीन्स स्कैटरिंग के कारण। तो ध्यान रखना है, समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है, ये प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट बात करेंगे आकाश का रंग नीला दिखाई देता है किसके कारण, तो ये भी बोलेंगे आप प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट बात करेंगे सूर्य जो है उदय और अस्त के समय में जो लाल दिखाई देता है
किसके कारण? तो ये हो जाएगा परकिरणन के कारण। कहने का हमारा क्या मतलब था कि आप कोई भी एग्जाम्पल आप देखना जिसमें कलर की बात की जाए, वो लाल की बात की जाए, नीला की बात की जाए। जैसे मैंने आपको बताया समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है, किसके कारण? आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, किसके कारण? या सूर्य उदय के समय में जो लाल दिखाई देता है, या अस्त के समय में लाल दिखाई देता है, किसके कारण? तो आप जवाब देंगे सिर्फ और सिर्फ परकिरणन। क्या जवाब देंगे? सिर्फ और सिर्फ परकिरणन। तो आपको ध्यान रखना इन बातों को। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो परकिरणन में ही आता है, अगर बात किया जाए कि सबसे अधिक किस कलर का परकिरणन अधिक होता है, सबसे ज्यादा परकिरणन किस कलर का होता है, समझ लीजिए। अगर इसको मैंने ऑलरेडी एक प्रिज्म बनाकर रखा है, प्रिज्म हमने बनाकर रखा है और यहाँ से लाइट जो है यहाँ पे आता है, तो क्या होता है? 7 कलर में विभक्त हो जाता है। आप जानते होंगे 7 कलर में। आप याद कैसे रखना है 7 कलर को? बस छोटा सा एक ट्रिक समझ सकते हैं, इसे आप जानते होंगे, बट देख लीजिए। क्या बोलेंगे? बैजीन, हैप्पी नाला। तो आप देखेंगे तब ब से बैगनी हो गया सबसे नीचे में, उसके बाद बैजी है तो ज से जामुनी हो गया, बैजी, ब से बैजी, ज से जामुनी, न से नीला, ह से हरा, प से पीला, न से नीला, ल से लाल। तो बैजनी, हैप्पी नाला, नीचे से आप स्टार्ट कर देंगे। बैजनी, बैगनी, जामुनी, बैजी, नी से नीला, ह से हरा, हैप्पी, पी से पीला, न नीला, लाल। तो ध्यान रखना है, आपसे कई बार पूछता है कि जब इंद्रधनुष बनता है तो बीच में कौन सा कलर होता है, तो आप देख लीजिए बीच में कौन सा है, तो बीच में है हरा। और यहाँ पे बात करेंगे परकिरणन का कि परकिरणन सबसे अधिक किसका होता है, तो परकिरणन सबसे ज्यादा होता है बैगनी का और सबसे कम होता है लाल का। तो परकिरणन में सबसे अधिक किसका? बैगनी का। अगर बात करेगा सबसे कम किसका, तो लाल का। यही एक पूछता है कि तरंगदैर्घ्य, यहाँ पे कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है कि तरंगदैर्घ्य अधिकतम किसका? लाल का। तरंगदैर्घ्य अधिक होता है किसका? लाल का, और सबसे कम होता है बैगनी का। तो तरंगदैर्घ्य में लाल ज्यादा रहेगा। सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किस कलर का? तो रेड का। और सबसे कम किस कलर का? तो बैगनी का। और परकिरणन में जस्ट उल्टा होता है। यही कारण है कि हमने यहाँ पे बताया कि परकिरणन जो अधिक होता है, स्कैटरिंग जो सबसे ज्यादा होता है, वो बैगनी का होता है, और सबसे कम किसका होता है? लाल का होता है। यहाँ से क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन होगा, इसको हम बिल्कुल दूर कर लेना है कि परकिरणन अधिक हो जाएगा बैगनी का और सबसे कम हो जाएगा लाल का। उसी प्रकार अगर उल्टा होता है तरंगदैर्घ्य, तो तरंगदैर्घ्य का लाल जो है तरंगदैर्घ्य में सबसे अधिक होता है और सबसे कम होता है बैगनी। यही तो कारण है कि लाल में तरंगदैर्घ्य सबसे किस कलर का ज्यादा होता है, तो रेड का, लाल का। यही कारण तो लाल कलर का प्रयोग जो किया जाता है वो मतलब कह सकते हैं ट्रैफिक में जो प्रयोग किया जाता है, ट्रेन के यातायातों में किया जाता है, ये लाल कलर, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और परकिरणन कम होता है, वह ज्यादा फैलता नहीं है। इस वजह से लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और उसका खतरे में प्रयोग किया जाता है। तो ये आप तो समझ गए परकिरणन संबंधित। तो परकिरणन कहने का मतलब हमारा इतना ही था। अगर कलर की बात आ जाए तो वो परकिरणन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये क्या है? अगर इसका एग्जाम्पल अगर बात करेगा कि हीरे का चमकना जो जानते हैं कि डायमंड का साइन करना, हीरे का चमकना एग्जाम्पल है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो ध्यान रखना कि हीरे की चमकना की बात किया जाए तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट बात करेंगे मृग मरीचिका क्या होता है? रेगिस्तान में या फिर
यहाँ पे भी आपको रोड पर देखने को मिल जाएगा कि जब काफी धूप होती है तो आप रोड पे चलोगे ना तो काफी हिट करेगा और लगेगा कि पानी स्विमिंग कर रहा है, पानी स्विमिंग कर रहा है आपको लगेगा, बट वहां पे जाओगे तो एक्चुअल वो होता नहीं है। और ये रेगिस्तान में भी बनता है। तो मृग भी होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो दो चीज आप समझ में आ गया कि हीरा का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मृगमरीचिका का बनना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट बात करेंगे कि चटके हुए कांच। अब चटके हुए कांच क्या है? कई बार क्या होता है, सपोज दैट मान लो कि ये ग्लास है, ग्लास बाय मिस्टेक गिर जाता है तो नीचे में देखोगे कि उसका जो है ना हल्का सा फूट जाएगा, बट एक्चुअली में फूटता नहीं है, हल्का सा एक चनक टाइप का उसमें दाग हो जाता है। तो वो भी जो चमकता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकता है। तो ये आप समझ गए कि चटके हुए कांच पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट बात करेंगे परखनली का खाली का भाग। कहने का मतलब हमारा, मान लो परखनली आप जानते होंगे, इस शेप का कई बार आप देखेंगे तो आपका इसमें मिल जाता है आपको देखने के लिए, लाइब्रेरी वगैरह में मिल जाएगा देखने के लिए, जहाँ पे प्रैक्टिकल वगैरह होता है केमिस्ट्री का। तो देखेंगे कि इस प्रकार जो नली होता है, ये नली होता है। तो ये नली में क्या होता है कि मान लेते हैं आधा पानी भरा रहता है और उसके ऊपर का हिस्सा आपको चमकता है। यही है परखनली का खाली भाग जो है चमकता है, किसके कारण? तो ये हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो आपको हूबहू यहीं से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा कि परखनली का जो आधा खाली भाग और आधा जो चमकता है किसके कारण? तो ये हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण। तो आप दो चीज आप समझ गए। नेक्स्ट बात करेंगे अपवर्तन का। तो देख इसको समझना बाबू क्या है, बहुत ही वीवीआई टॉपिक है बाबू साइंस का। अगर बात किया जाए कि तारों का चमकना, कि तारा का जो चमकता है वह किसके कारण चमकता है? तो ये अपवर्तन के कारण। एक पॉइंट समझ गए। आगे बात करेंगे कि सूर्य को आप देखोगे तो वहां मैंने आपको बताया था कि सूर्य उदय और अस्त के समय जो लाल दिखाई देता है वो तो था प्रकीर्णन कारण। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सूर्य वास्तविक समय से, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सूर्य उदय से 2 मिनट पहले दिखाई देना, 2 मिनट पहले दिखाई देना, या अस्त के होने के बाद भी 2 मिनट पहले तक दिखाई देना, या दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। तो ध्यान रखना, अगर यहाँ पे कलर की बात नहीं किया है, अगर कलर की बात करता तो हो जाता प्रकीर्णन, यहाँ कलर की बात किया ही नहीं। यहाँ पे सिंपली ये बात किया है कि सूर्य अस्त से 2 मिनट पहले तक दिखाई देना या किसके कारण होता है? तो अपवर्तन के कारण। ये आप समझ गए। आगे बात करेंगे तो आप देखेंगे क्या, आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो कि पानी में पड़ी सिक्का, मछली या स्टिक जो है लगेगा ना आपको कि अगर मान लेते हैं कि हमारा लेयर हमारा ये है तो वह उस लेयर से आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पानी या छड़ी या सिक्का पानी तल से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, किसके कारण? तो अपवर्तन के कारण। ये तो आप समझ गए। फिर नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पानी में पड़ी छड़ी तिरछा दिखाई देता है या टेढ़ा दिखाई देता है, किसके कारण? तो अपवर्तन के कारण। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। अगर अब बेसिकली अगर बात किया, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रकीर्णन में कोई भी अगर लाल पीला कोई भी अगर बात कर देगा, लाल नीला, तो हमारा हो जाएगा प्रकीर्णन। वो तो समझ गए। आपने पूर्वांतरिक भी समझा। अब अपवर्तन की बात करेंगे तो बेसिकली आप समझना कि कोई भी चीज वास्तविक जो आपका उसका स्थान है उससे आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। अप मतलब अपवर्तन। तो आपको क्लियर हो गया होगा। यही वजह है कि जो मछली मारने वाला होता है, अगर मछली ऊपर में रहता है वह थोड़ा ज्यादा पुश करता है ताकि उसका जो बना हुआ रहता है रॉड का रहता है पतला, कि काफी उसका अंदर तक जाए ताकि मछली वो आसानी से मरा जाए। नहीं तो अगर जितना आपको वो दिखेगा अगर उतना फोर्स लगाकर वो मारेगा तो उसका स्टिक क्या है, ऊपर तक ही रह जाएगा। यही कारण है कि वह जोर से मारता है ताकि वो अंदर तक चला जाए, मछली का वास्तविक जहां पे है वहां तक चले जाए। तो ये बात आप ध्यान रखना कि तारों का चमकना ये है अपवर्तन के कारण है।
सूर्य अस्त या उदय से 2 मिनट पहले तक दिखाई देना, ये हो जाएगा अपवर्तन कारण हो जाएगा। नेक्स्ट, पानी में पड़ा सिक्का हो जाएगा या मछली हो जाएगा या छड़ी हो जाएगा, अपने वास्तविक जो स्थल से ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, ये भी अपवर्तन कारण। और छड़ी भी तिरछा दिखाई देगा, ये भी अपवर्तन कारण। आई होप ये भी आप समझ गए होंगे। तो आप 3 पॉइंट आपने समझा, अपवर्तन, पुनरावृत्ति परावर्तन और प्रकीर्णन। अब आ जाते हैं परावर्तन में। परावर्तन क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है? तो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे क्या कि आप क्या करते थे कि आईना लेकर कर जो होता है ना, किसी का धूप का सहारे लेकर के धूप को जो है किसी दूसरे के आंख पर मारने से क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, तो वही परावर्तन कहलाता है। तो परावर्तन आप समझ सकते हैं कि जो सूर्य के रे आती हैं उसी माध्यम में लौट जाना को परावर्तन कहलाता है। इसमें सबसे अच्छा जो परावर्तन माना जाता है यह समतल दर्पण को माना जाता है। तो ध्यान रखना कि सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट परावर्तक किसको माना जाता है, परावर्तन, ये माना जाता है समतल दर्पण को। तो ये याद रखना। अब उस समतल दर्पण में क्या होता है, जो क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने के लिए कि समतल दर्पण समझ लेंगे कि हमारा जो समतल दर्पण, मान लेते हैं कि ये हमारा समतल दर्पण है, और जो दर्पण होता है ना, एक्चुअल में क्या होता है, अगर हमारा ये मिरर है तो इसके पीछे में होता है कलई किया हुआ। कलई किया हुआ कहने का मतलब है कि वो कलर किया हुआ रहता है, और कलर किया हुआ रहता है। तो ये जो कलर किया हुआ, किस चीज का वो कलर किया जाता है, तो इसको समझेंगे आप कि जो कलर किया जाता है, जो सबसे अच्छा माना जाता है, वो 1 नंबर में चांदी को माना जाता है कि चांदी से वो कलर किया जाता है। चांदी का जो इंडिकेटर होता है एजी होता है, तो आपको पता होगा। तो चांदी का पेंट किया जाता है 1 नंबर पर। उसके बाद अगर बात करेंगे पारा का भी कलर किया जाता है। पारा को हम HG, जिसको क्यूब सिल्वर के भी नाम से जानते हैं, उसका इंडिकेशन जो होता है HG से इंडिकेट किया जाता है। तो ध्यान रखना कि 1 नंबर पे चांदी, उसके बाद नहीं तो फिर पारा का प्रयोग किया जाता है। फिर बात करेंगे तारपीन का तेल, दैट मीन्स ये तीनों का प्रयोग कलई के रूप में, पेंट के रूप में मिरर का पीछे में प्रयोग किया जाता है समतल दर्पण का। तो ये भी आप समझ गए। अब बात करेंगे इधर जो वर्ण विक्षेपण मैंने लिख रखा है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट प्रकीर्णन की तरह है, जो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि सूर्य की जब किरणें किसी प्रिज्म से होकर गुजरते हैं तो क्या होता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसका बीच में हरा होता है, वो ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसमें भी आपसे पूछेगा कि सबसे अधिक प्रकीर्णन में सबसे अधिक होता है किस कलर का, बैगनी का, सबसे कम होता है लाल का, जबकि तरंगदैर्घ्य का सबसे अधिक लाल होता है और सबसे कम बैगनी होता है। जस्ट प्रकीर्णन की तरह ही ये सबसे अधिक जो होता है प्रकीर्णन किस कलर का, तो प्रकीर्णन में होता है बैगनी का, तो वर्ण विक्षेपण में भी हो जाएगा बैगनी, और सबसे कम हो जाएगा लाल का। वैसे जो इंद्रधनुष बनना होता है वह पुनरावृत्ति परावर्तन कारण भी होता है, अपवर्तन के भी कारण होता परावर्तन कारण भी होता है, और प्रकीर्णन के भी कारण होता है। लेकिन अगर सबसे बेस्ट अगर बात किया जाए तो वर्ण विक्षेपण का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है इंद्रधनुष का बनना, जो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। आपसे कई बार पूछेगा कि इंद्रधनुष जब सूरज पूरब की ओर हो तो किस ओर बनेगा, तो हमेशा विपरीत दिशा में बनता है। अगर पूरब में रहेगा तो पश्चिम में बनेगा, अगर पश्चिम में सूरज रहेगा तो इंद्रधनुष पूरब की ओर बनेगा। तो ये भी आप समझ गए। ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब आगे बात करेंगे ये वाला पॉइंट। मैंने आपको बताया था प्रकीर्णन में कि प्रकीर्णन में मैंने बताया था कि होता है हमारे वायुमंडल में छोटे छोटे धूल कणों हैं, जो कई बार हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है। तो यही कारण है कि आपसे पूछा जाता है, यदि वायुमंडल नहीं होता तो हमारा जो है पृथ्वी कैसा दिखाई देता, तो वह हमारा काला दिखाई देता, क्योंकि वायुमंडल होता ही नहीं, वहां पे धूल कण रहेंगे ही नहीं, तो रिफ्लेक्ट करेगा ही नहीं, तो इस वजह से काला दिखाई देगा। अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखाई देगा, क्योंकि अंतरिक्ष में भी वायुमंडल नहीं है, तो अंतरिक्ष से आकाश हमें कैसा दिखाई देगा, काला। क्यों दिखाई देगा, क्योंकि वहां भी धूल कण नहीं है, वहां पे भी प्रकीर्णन की घटनाएं नहीं होती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे चंद्रमा से वायुमंडल कैसा दिखाई देता है। तो ये तीनों क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, ये तीनों सिचुएशन में काला दिखाई देगा। ये भी आप समझ गए। और खतरे में प्रयोग क्यों किया जाता है लाल कलर को, क्योंकि इसमें तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और प्रकीर्णन कम होता है। ये भी आप समझ गए। अब आ जाते हैं जो ये भी क्वेश्चन आपको कई बार देखने के लिए मिल जाएगा। पिछले बार तो बीपीएससी में
पिछले बार नहीं 64वीं में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा था, और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा, तो आप समझ लेंगे कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का चाल पूछता है, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल। अगर बात करेंगे प्रकाश का वेग के बारे में, तो प्रकाश का वेग का गणना सबसे पहले रोमर नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने किया था। कई बार ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि प्रकाश का वेग का गणना सबसे पहले किसने करी थी, तो रोमर ने की थी। रोमर ने, मैंने उसका नाम भी लिख रखा है रोमर। रोमर ने बृहस्पति ग्रह के दो उपग्रहों को, बृहस्पति ग्रह का जो आपका जुपिटर है उसके दो उपग्रहों के बीच की दूरी की गणना की थी। तो ध्यान रखना कि प्रकाश का वेग का गणना सबसे पहले किसने करा, तो रोमन ने करा। और ध्यान रखना ये भी कि प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है, तो निर्वात में होता है। किसमें होता है, निर्वात में। निर्वात बोले तो वैक्यूम, क्या होता है, वैक्यूम। अब वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम कहने का मतलब ये होता है, निर्वात कहने का मतलब ये होता है कि वैसा जगह जहां पर एयर भी आपका मौजूद नहीं हो, वैसे जगह को वैक्यूम कहा जाता है, निर्वात कहा जाता है। तो प्रकाश की अधिकतम गति जो होती है निर्वात में ही होती है। तो चलिए विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल को हम याद कर लेते हैं। 2 मिनट ध्यान देंगे, बाहर आपको याद हो जाए। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, तो 3 × 10⁸ यूनिट ध्यान रखना मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। मतलब सब में आपको मीटर प्रति सेकंड ही समझना है, ठीक है। तो बात करेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल, बस ये कि याद रखना है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल पूछा जाए, सबसे अधिक वेग होता है प्रकाश का निर्वात में। निर्वात में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब आपसे पूछेगा कांच में, तो निर्वात में था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, कांच में बात करेगा तो 2 × 10⁸ मीटर सेकंड। कुछ नहीं है, यहाँ 3 था, यहाँ 2 हो गया, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो आपको 2 याद हो गया होगा कि निर्वात में और कांच में। अब पानी की बात करेगा तो पौ से पानी और पौ से 15, और 15 का स्क्वायर करोगे ना तो आपको मिल जाएगा 225। तो 2.25 यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो 3 याद हो गया। कांच में कितना भैया, सॉरी निर्वात में कितना, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कांच में पूछा जाए तो एक कम, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर आपसे पूछा जाए पानी में कितना, तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब बात किया जाए तारपीन में, तारपीन में बात करेगा तो बस यही एक अलग है, ये याद रखना। तारपीन में बात किया जाए तो 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इसका यूनिट होता है। तो ध्यान रखना 2.04 × 10⁸। तो तारपीन का तेल भी आपको याद हो गया, 2.04 × 10⁸। अब बात करेगा रॉक साल्ट या नायलॉन का, तो दोनों का सेम होता है। अगर रॉक साल्ट की बात किया जाए या नायलॉन की बात किया जाए तो वही होता है 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सबका तो यूनिट मीटर पर सेकंड ही होता है। तो रॉक साल्ट और नायलॉन में दोनों का सेम ही होता है। ये 14 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 1.96 रॉक साल्ट और नायलॉन में 1.96 × 10⁸। तो आई होप ये आपको आसानी से याद हो गया होगा। बाय हार्ट याद रखना, यहां से आपको क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। तो ये आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा कैमरा इधर कर लेते हैं, देख लीजिए इसको यहां पे अगर आसानी से आप समझेंगे तो सूर्य ग्रहण के बारे में, अगर सूर्य ग्रहण के बारे में आप समझेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सूर्य ग्रहण कब होता है, तो समझ लीजिए यही सामने में ही कर देते हैं। अगर सूर्य ग्रहण की बात किया जाए, आपसे पूछेगा सूर्य ग्रहण, तो अगर सूर्य ग्रहण की बात किया जाए, एक पूछता है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण तो दोनों को समझ लेते हैं। यहाँ काफी सिंपल क्वेश्चन है बट आपको कंफ्यूजन रहेगा। एक पूछेगा सूर्य ग्रहण, एक पूछेगा चंद्र ग्रहण। तो इक्लिप्स इसको बोलते हैं, इक्लिप्स इसको बोलते हैं मून इक्लिप्स, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि सूर्य ग्रहण कब होता है, अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन। तो आपको ये याद रखना है कि सूर्य सुबह सुबह आ गया, सूर्य सुबह सुबह आ गया, दैट मीन्स अमावस्या के दिन। ये याद रखना है कि सूर्य जो होता है, सूर्य ग्रहण होता है, यह कब होता है, तो अमावस्या के दिन।
और चंद्र ग्रहण कब होता है? तो पूर्णिमा के दिन। तो ये तो आपको याद रहेगा कि पूर्णिमा के दिन हमारा होता है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन। ये तो आपका क्लियर हो गया। लेकिन कई बार क्या करेगा, सूर्य ग्रहण आ गया अमावस्या और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा। कई बार आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि कंडीशन आपको डाल देगा कि सूर्य ग्रहण कब होता है। बहुत से बच्चों को यह याद रहता है बट कंफ्यूजन हो जाता है। याद रखना, जब भी सूर्य ग्रहण पूछे तो आप ये समझना कि सबसे बड़ा कौन, सन मून अर्थ में सबसे बड़ा कौन, तो ये आपका हो जाएगा सन। क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा सन है। और यहाँ पे भी चंद्र ग्रहण में भी सबसे बड़ा सन। ये आपका क्लियर हो गया। तो जब देखो सूर्य ग्रहण पूछा है, सूर्य ग्रहण में सबसे बड़ा कौन? सन। तो सबसे छोटा कौन? मून। तो मून हो जाएगा यहाँ, अर्थ हो जाएगा यहाँ। उसके बाद अगर चंद्र ग्रहण में बात करेगा तो जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, अर्थ बीच में चला आएगा, मून इधर हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है बाबू, बिल्कुल आपका क्लियर हो गया कि सूर्य ग्रहण की बात करेगा तो सन सन दोनों में लिख लेंगे। सूर्य ग्रहण में सबसे बड़ा, उसके बाद लिख देंगे मून को, जो सबसे छोटा है उसको बीच में रख दिए, जो सबसे छोटा है उसको बीच में रख दिए। और चंद्र ग्रहण में सबसे बड़ा ये था और बीच में रख दिए, इसका उल्टा कर दिए। ये तो दोनों में सेम ही है, यहाँ मून था तीसरी जगह पे कर दिए चंद्र ग्रहण में अर्थ को। तो ये आपका क्लियर हो गया कि सूर्य ग्रहण पूछेगा कब होता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब हमारा चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। और एक बार हाल ही में एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ऐसे ही आप जानते होंगे कि सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगभग कितना टाइम लगता है? ये लगता है 8 मिनट 16 सेकंड। ये लगभग डाटा है, कहीं आपको 8:12 भी मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको 8 भी मिल जाएगा, 8:20 भी मिल जाएगा। इसमें कोई डिबेट मत करना, ये लगभग में ऑप्शन बेसिस पे ये मारा जाता है। लेकिन कई बार आपसे क्वेश्चन आपको मिनट ना पूछ करके ये पूछ देगा कि सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है? तो 500 सेकंड। ये भी लगभग में 500 सेकंड। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग कितना टाइम लगता है? तो 500 सेकंड। ये आप याद रखना, ठीक है। तो आई होप आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए बिल्कुल ही मिला होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर और कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप अगर लाइक करेंगे, अगर आप कमेंट करेंगे तभी हमको मोटिवेशन मिलता है और हमें भी लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो रहा है। तो दैट्स व्हाई थैंक यू टू ऑल।